एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, देश भर से आए हुए एनएसयूआई के सभी ऑफिस बेयर्स, नौजवान साथियों, आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। एनएसयूआई के कुछ कार्यक्रमों में पहले भी गया हूं, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर उद्बोधन करने के लिए मुझे पहली बार आमंत्रित किया। मैं थोड़ा घबरा रहा था। अब तक जो हम लोग भाषण देते आए हैं वो आम सभाएं होती हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इस स्टेडियम के अंदर पहुंचकर मुझे अपने सफेद बालों की याद आ रही है कि कितनी जल्दी समय निकलता है। और आप सब लोगों का जोश देखकर, आप सब लोगों के अंदर जो उत्साह है देखकर मुझे कभी कभी इतना जोश, इतना उत्साह जब मैं सुनता हूं, देखता हूं, तो मुझे कभी कभी अपने भी कॉलेज के दिनों की याद आती है। और लगता है कि कोई 10-15 साल नहीं हुए, लेकिन कॉलेज में पढ़े और कॉलेज में गए सैकड़ों साल गुजर गए। और राजनीति कभी कभी अक्सर ऐसा करती है कि समय बहुत जल्दी गुजरता है, याद नहीं रहता कैसे महीने और साल और दशक निकल जाते हैं। लेकिन आप लोगों के इस कार्यक्रम में आ जाने के बाद जो वातावरण आपने यहां पर निर्मित किया है, उसको देखकर मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि आप सब लोग और आपके साथी और सहयोगी न सिर्फ एक शहर में, एक प्रदेश में, लेकिन पूरे भारतवर्ष में उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, उस सोच को आगे बढ़ाएंगे जो इतने सालों से, सदियों से इस मुल्क को एक रखे हुए हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सोच जो आज की नहीं है, जो किसी का उधार नहीं है, जो हमें पुरखों से मिली है, उस धरोहर को हमें बचाकर रखना है। आज जो चर्चा का विषय है एजुकेशन के बारे में है। मैं समझता हूं कि इस देश में, खासकर भारतवर्ष के अंदर, हम जो शिक्षाएं लेते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जितनी वो शिक्षा महत्वपूर्ण है, उतनी वैसी शिक्षा महत्वपूर्ण है जो हम अपने घर से, परिवार से, समाज से, आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से लेते हैं। दुनिया के कई देशों में मैं गया हूं, हमसे बड़ी बड़ी इमारतें उनके पास हैं, हो सकता है हमसे बेहतर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस उनके पास हो, लेकिन हमारे छात्रों का जो जज्बा है, जो अपने देश के लिए समर्पण की भावना है और अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नौजवान भाइयों और बहनों के लिए जो कर गुजरने की भावना है, वो किसी कैंपस में दुनिया में नहीं है। हम लोग आज 10 साल सरकार को पूरे हुए, यूपीए की सरकार ने 10 साल पूरे किए और कल लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई है। साथियों, विरोधी दल के लोग आलोचना करने के लिए बहुत लंबे लंबे कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों ने पिछले 8-10 सालों के अंदर कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश के अंदर हम लोग लेकर आए हैं। देश में कानून बनाकर अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया, लेकिन उसके साथ साथ, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूं, हमारी सरकार और हमने आपने मिलकर जो काम किया, वो देश के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, गांवों के अंदर उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, इन दोनों का समन्वय बनाया है। मुझे फख्र है बोलते हुए कि इस देश में जहां पहले गिने चुने आईआईटी, आईआईएम हुआ करते थे, आज देश के हर राज्य के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक आईआईटी और एक आईआईएम हम लोगों ने बनाया है। हमारी उच्च शिक्षा, हमारी हायर एजुकेशन
हमारी गुणवत्ता दुनिया में किसी के देश की सरकार से कम नहीं है और हम लोग बहुत लाभ इसका उठा चुके हैं। जिन मंत्रालयों में मुझे काम करने का मौका मिला, दूरसंचार का मंत्रालय, मैं देख रहा था जिस प्रकार से आज इस ऑडिटोरियम के अंदर, इस हॉल के अंदर आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले कितने ऐसे लोग थे जिनके पास इंटरनेट की सुविधा थी? कितने ऐसे लोग थे जो मोबाइल से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे? कितने ऐसे लोग थे जिनके पास ईमेल के अकाउंट थे? ये परिवर्तन अपने आप नहीं आया, ये परिवर्तन टेलीविजन देखने से नहीं आया, ये परिवर्तन अखबार में इश्तिहार छापने से नहीं आया। ये सामाजिक शैक्षिक परिवर्तन अगर आया है तो नीतियों से आया है। आज 90 करोड़ लोगों की जेब में मोबाइल फोन है, तो एक सपना राजीव गांधी जी ने देखा था। 1992 में जब पहली बार मोबाइल फोन इस देश में आया था तो एक फोन करने के 16 रुपए मिनट की कॉल चार्ज हुआ करते थे। आज 54 में हम लोग फोन करते हैं। देश और दुनिया से हम लोग ऐसे जुड़े हैं जैसे इंसान पहले कभी नहीं जुड़ा था। वो दिन भी आप में से कुछ लोगों को याद होगा या शायद नहीं याद होगा। 15-18 साल पहले किसी रिश्तेदार को फोन करना हो, शहर के बाहर फोन करना हो तो कॉल बुक हुआ करती थी, ट्रंक कॉल किया करते थे, रात को सस्ती कॉल हुआ करती थी। पड़ोसी के घर रात का 9 बजे का धारावाहिक छोड़कर चौकड़ी मारकर लोग बैठा करते थे कि मेरे पड़ोसी की घंटी बजेगी और मुझे बुला के लाएगा, मैं बात करूंगा। और लोग फोन पे, मुझे याद है, लोग फोनों के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोला करते थे, आवाज धीरे आ रही है, काले काले फोन, और चिल्ला चिल्ला के थूक निकल जाता था बोलते बोलते, लेकिन आवाज सुनती नहीं थी। आज जमाना क्या है, हाथ में से इंस्ट्रूमेंट निकाला, 10वां बटन दबा नहीं कि लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दिल्ली, मुंबई, जहां आपको बात करनी है, चवन्नी में ठंडी में आप लोग बात कर सकते हैं। हम लोग एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। ये परिवर्तन, इसकी कल्पना अगर किसी ने करी है तो हमारे कांग्रेस के नेताओं ने करी है। और हम लोग जो नई सोच के साथ, शिक्षा के अंदर एक नई सोच की जरूरत है साथियों। हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अगर सिर्फ डिग्री बांटने की फैक्ट्रियां बन जाएंगी, डिप्लोमा ले लेकर लोग इंजीनियर, डॉक्टर बनकर घूमते रहेंगे और उनको जॉब स्किल्स और स्किल सेट जो हमें चाहिए अगर वो नहीं मिलेंगे, क्या कारण है? इंडस्ट्री के लोग हमें मिलते हैं, बोलते हैं साहब हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। 4.5 लाख इंजीनियर हर साल इस देश में हम लोग बनाते हैं। गुणवत्ता, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, मैं तो कहता हूं डिग्री डिप्लोमा शायद ना भी किसी के पास हो, अगर वो कंप्यूटर पे काम करना सीख गया, उसके पास 2-4 ऐसे स्किल्स आ गए, तो ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों अवसर उस व्यक्ति को मिल सकते हैं जो शायद डिग्रियों से नहीं मिलेंगे। लेकिन एक परिवर्तन हम लोगों को लेके आना है। इस देश के लोगों को सरकारी नौकरियों से जो मोहब्बत है उससे दूर ले जाकर निजी क्षेत्र के अंदर एंटरप्रेन्योर लोगों को बनाना होगा और लोगों के अंदर इतनी क्षमता पैदा करनी होगी कि वो बैंक से ब्याज लेकर 4 मित्र मिलकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार की एजुकेशन, इस प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग, इस प्रकार के स्किल्स अगर हम लोगों को देंगे तो मुझे लगता है कि एक नए भारत का निर्माण हो सकता है। और वही डिग्रियां देते रहो, MA, BEd, MA, PhD, लोगों की जूतियां खिंच जाती हैं भागते भागते, यहां बायोडाटा दो, यहां अप्लाई करो, नौकरी मिलती नहीं। लेकिन इस शुरुआत को हम लोगों ने किया है, इसको अंजाम भी अगर कोई देगा तो हम लोग देंगे। लेकिन आप सब ऐसे लोग हो जो राजनीति को भी समझते हो और आने वाले कुछ हफ्ते और महीने सिर्फ राजनीति से भरे होंगे। अपनी जिम्मेदारी हमारी पढ़ाई की है, अपने आप को सफल बनाने की है, अपने घर परिवार रिश्तेदारों को हमको फक्र दिलाने की है, लेकिन साथ ही साथ हमें उस विचारधारा को भी और व्यापक बनाना होगा जो हम लोगों को मिली है। हम सौभाग्यशाली हैं, आज हमारे पास अवसर हैं अपनी बात बोलने के, भाषण देने के, तर्क देने के, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष का, राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ सालों के अंदर जो परिवर्तन संगठनों के अंदर वो लेकर आए हैं। आज हर व्यक्ति को मौका मिल सकता है अपनी प्रतिभा, अपनी ताकत, अपनी क्षमता के आधार पर पदों पर बैठने के लिए। और मैं जानता हूं कि यूथ कांग्रेस के माध्यम से बहुत से हमारे साथी विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब NSUI के हमारे पदाधिकारी विधानसभा में और पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और हम बोल सकेंगे, साथियों, हम बोल सकेंगे कि ये छात्र संघ का हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी आज उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर बैठा है।
मुझे सौभाग्य नहीं मिला है स्वयं में काम करने का, लेकिन जितने साल मैंने राजनीति करी है मैंने हमेशा कुछ सीखा है, और सीखा है संगठन से कि आज हमारा 17, 18, 19, 20 साल का नौजवान और नौजवान लड़के लड़कियां कैसे पूरे माहौल और वातावरण को परिवर्तित कर सकते हैं, और हमने परिवर्तित कर दिखाया। गुजरात के अंदर जो परिणाम आए हैं साथियों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज चर्चा इस बात की है कि हमारे NSY की टीम ने आज एक ऐसा काम कर दिखाया है जो कभी लोग कल्पना नहीं किया करते थे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, अगर हम सबको साथ लेकर चलते रहेंगे, अगर हमें अपने पे भरोसा है तो हम दूसरे के भरोसे की उम्मीद कर सकते हैं। अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं है, अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, अपनी बात जो मुंह से बोलते हैं उस पर भरोसा नहीं है, तो हम किसी और के भरोसे की उम्मीद काय को लेकर बैठे हैं। हमें रणनीति ऐसी बनानी है, मैदान में जब उतरना है तो फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं है। हमें ताकत अगर लेनी है तो अपने आप से लेनी है। अक्सर राजनीति में वो लोग कामयाब होते हैं जो चुनौती वाले समय को एक अवसर मानते हैं। जब समय अच्छा होता है, जब तालियां बज रही होती हैं, जब सब जगह जीत दिखाई देती है, जब हाथी घोड़े पे सब सवार होते हैं तो सब शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जब रास्ता कठिन होता है, जब चढ़ाई होती है, जब कांटे आगे पीछे होते हैं, तब आप जैसे लोग खड़े होकर और हाथ को बुलंद करते हो। मैं तो आप लोगों को शुभकामना देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आपके भविष्य में कहीं तकदीर भी धोखा करेगी तो आपके अंदर वो ताकत है, हाथ खींच के तकदीर का फिर सामने आके आप खड़ा कर सकते हो, और ये काम आपने पहले कर दिखाया है। लेकिन हमें अनुशासन के तहत, हमें एक अच्छे राजनीतिक माहौल के तहत, हमें अपनी सीमाओं को समझते हुए, हमें अपने लक्ष्य को जानते हुए, हमें विरोधियों की तीखी कड़वी बातों को सुनने के बावजूद भी अपने संयम को बनाए रखना है। यह संस्कृति हमारी विचारधारा की है, हमारी पार्टियों की है। हम जैसे लोगों को बहुत मौके मिले और हमसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आप लोग तो पॉलिटिकल पार्टी के परिवारों के लोग हो, आपके तो मुंह में चांदी की चम्मच है, मेहनत क्या चीज होती है आप लोगों को मालूम नहीं। गांव देहात, भैंस भेड़ बकरी क्या होती है, खेत क्या होते हैं, गरीब आदमी कैसे रहता है आप लोगों को मालूम नहीं है। और मैं अक्सर कहा करता हूं, हो सकता है कि हम किस कोख से जन्म लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। कौन हिंदू पैदा होगा, कौन मुसलमान पैदा होगा, कौन अगड़ा होगा, कौन पिछड़ा होगा, कौन दलित होगा, कौन बहुसंख्यक होगा, अल्पसंख्यक होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। परमपिता परमेश्वर ऊपर वाला हमें कहां पैदा करेगा हमें पता नहीं। लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद जब होश संभालता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, तब उस व्यक्ति की पहचान उसके कामों से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसकी कुशलता से की जाती है। हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, हम लोग होश संभाल लें और फिर भी हम लोग बहाने दें कि हम इसलिए कमजोर हैं, ऐसे ताकतवर हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जाना जाता है अपने कर्मों से, व्यक्ति जाना जाता है अपनी जबान से, और वो लोग और वो राजनीतिक हस्तियां जो अपने संगठन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए और अपने समाज के भाई बहनों के लिए अगर त्याग बलिदान देते हैं, जनता के बीच में जाकर उनके दुख के भागीदार बनते हैं, जख्म पर मरहम लगाते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते हैं, गरीब और दबे हुए व्यक्ति की आवाज को उठाते हैं, उन व्यक्तियों को जनता सर माथे पर बैठाती है, चाहे कोई कितना कोस ले, कितना बुराई कर ले। ये राजनीति का नियम है। इस परंपरा और प्रजातंत्र का हम लोगों पर बहुत बड़ा एक स्नेह और सानिध्य है हिंदुस्तान के अंदर। इस प्रकार के अधिवेशन आप लोग करते हो, एक दूसरे से मिलते हो। इस देश में नाना प्रकार की संस्कृतियां हैं, कितनी पृष्ठभूमियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म जाति समुदाय हैं। हम लोग मिलें
और मुझे एक व्यक्ति ने कहा, मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता हूं, someone once told me that you learn the most from people who are least like you. जो इंसान आपकी तरह बिल्कुल नहीं, उससे आप सबसे ज्यादा सीख सकते हैं. That is why it's imperative that we respect, we listen and admire people who are different from us, people who have different backgrounds and ethnicities and languages and cultures and religions. It is a blessing that we have in this country, that we are privileged to experience the kind of society that no other country in the world is blessed to have. We are a country unique and like no other. We have shortcomings, we have challenges, we have problems. But we have a young nation, a young spirit and a young mind that will forge ahead despite all difficulties that come ahead of us. And friends, whenever I walk into a room that has so much energy, I go back much more confident. I go back with so much confidence to face the challenges ahead, those political challenges which me and my party will face with you and we'll face it together. And I wait for the day where, just like our friends from the Youth Congress who have now found place in the assemblies of our country and the parliament of our country, I pine for the moment and I will support you relentlessly till the time that we have enough people from the NSUI occupying those positions of power in our parliament, in our assemblies. And once that happens, we will believe that we are empowering people. And because Mr. Gandhi has opened up the doors and windows of our organization, I think many of us have those opportunities which perhaps didn't exist few 5-7 years ago. राहुल गांधी जी की एक आम सभा राजस्थान में है 10 तारीख को. उस संदर्भ में मैं राजस्थान के क्षेत्र का कल दौरा कर रहा था. वहां पर एक व्यक्ति ने मुझे कहा, साहब ये नरेंद्र मोदी जी बड़े गजब के आदमी हैं. मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? कहते भाषण कुछ भी दें, लोग कितनी उनकी बुराई कर लें, कितने आरोप लगा लें, कितने कोर्ट केस कर लें, लेकिन साहब पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने मुफ्त की चाय जरूर पिलाई है. वो उन्होंने किया था, वो आप सबको याद होगा, चाय की दुकान, मोदी साहब की चाय. तो वहीं पर एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि साहब ये तो 12-13 साल से मुख्यमंत्री थे, कभी किसी को ना चाय पिलाई ना खुद पी. ये आज प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं तो बनारस में, मुजफ्फरपुर में, पटने में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, बिहार में जाकर बोलते हैं कि मैं तो पिछड़ा हूं. अरे भाई मैं तो पिछड़ा हूं. तो उस व्यक्ति ने वापस जवाब उस व्यक्ति को दिया कि वे पिछड़े हैं तो उसमें क्या बुराई है, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन ये पिछड़ापन लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार में याद आता है. गुजरात में जब ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जब गवर्नेंस की बात होती है, जब कॉर्पोरेट घराने के लोगों से हाथ मिलाकर फोटो खिंचाई जाती है, तब ये जाति पाति क्या है, व्हाट इज दिस कास्ट बिजनेस. मैं इससे ऊपर उठ चुका हूं. मैं ये जाति पराधि से ऊपर उठ चुका हूं क्योंकि मैं गवर्नेंस में विश्वास रखता हूं. और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं जो पूरा ये भाषण दे रहा हूं, ये उन 2 व्यक्तियों की वार्तालाप बता रहा हूं. ये मेरी बातें नहीं है, 2 लोगों की चर्चा है. तो तीसरा व्यक्ति बोलता है कि साहब ये कुछ नहीं है, ये पूरे देश को बावड़ा बना रहे हैं. मैंने कहा क्यों? कहें साहब चाय पिलाई से पिलाई, अब हिंदुस्तान भर में वो कलश लेके घूम रहे हैं, पैसे लेते फिर रहे हैं. 5 रुपए की चाय के 101 रुपए ले रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में. तो मैंने कहा भाई ये तो पैसे लेने की बात तो नहीं, तो है नहीं. ये तो जब राम मंदिर बनाने का उन्होंने वादा किया था तो बहुत पैसा इकट्ठा किया था. ईंटों के पैसे, सीमेंट के कट्टों के पैसे, बजरी के पैसे, गांव-गांव जाके लोगों से पैसा इकट्ठा किया था कि साहब रामलला का शानदार मंदिर बनाएंगे, अयोध्या में बनाएंगे. पैसे ले लिए, औरतों के गहने ले लिए, चांदी सोना चांदी पीतल तांबा जो मिला सब ले गए. अब इतने साल हो गए, जैसा मैंने कहा आप में से कुछ लोग बहुत जवान होंगे, मैं आपकी उम्र का था, अब मेरे बाल सफेद होने को आ गए, लेकिन मंदिर तो कहीं बना नहीं. इस प्रकार के लोग जो झूठ और पाखंड सिर्फ चुनाव से पहले
राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन बातों को बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। मेरी तो आवाज कुछ नहीं है, वो तो इतनी आवाज बिना माइक के बोल सकते हैं, भाई उनको आदत है जोर से बोलने की, झूठ बोलने की, गणेश जी को दूध पिलाने की, लोगों को पागल कराने की, भाई से भाई को झगड़ा कराने की। आप लोग को याद है कुछ साल पहले हिंदुस्तान भर में चर्चा हो गई कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। हिंदुस्तान में दूध खत्म हो गया, लोग 3-3 बार बहस होने शुरू कर दी कि दूध निकालो, गणेश जी दूध पी रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। और ऐसा वातावरण बना दिया कि हम जैसे लोग भी सोच रहे थे, मैंने कहा भाई हो सकता है सच ही बोल रहे हो। एक बात को 27 बार आप बोलोगे, बोलते रहोगे तो हिंदुस्तान की जनता भोली है, सीधी है। इसलिए देश के आम नागरिक को सचेत करना, सही रास्ता दिखाना, अच्छे बुरे का चुनाव करने का जो अधिकार है वो मतदाता का है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता का जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हमको निभाना है, लोगों को बताना है, सच्चाई बयान करनी है। ट्रूथ मस्ट प्रिवेल, लेट पीपल बी द जज। लेकिन इस देश के लोगों को हकीकत बयान करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अधिवेशन के बाद आप लोग अपने क्षेत्रों में जाएंगे, अपने अपने घरों में जाएंगे, एकजुटता का, मजबूती का संदेश लेकर जाएंगे और इस संकल्प से यहां से जाएंगे कि आने वाला रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन मेहनत, लगन, परिश्रम, त्याग, तपस्या के साथ विजयश्री हमारी होगी। विक्ट्री शैल बी आवर्स, दैट शुड बी द मोटो दैट वी गो बैक विद। आप सब यहाँ पर बहुत देर से बैठे हो, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फलो फूलो, आगे बढ़ो और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। Now we're going to take questions from Twitter, and anyone in the audience who wants to ask questions to Mr. Pilot, our volunteers will be coming to you and you can ask your questions. But first of all, we'll address this question from Twitter. How can primary education be made compulsory and free for any child regardless of their gender or any discrimination? Primary education is primarily a state subject, and it's possible to change the paradigm of primary education by not just enacting laws, but making sure there is participation at the grassroots level. Unless our blocks and panchayats are committed to giving education to girl child, it will not be a reality. We've made some strong steps towards that, but I think a lot more work needs to be done to make this a reality, the question that was just put to us. ऐसे ही बोल दो, सुनाई देगा मुझे। हेलो, युवा सांसद को मेरा प्रणाम। पूरा भारत देश आज ये कह रहा है कि राजनीति में युवा आ रहे हैं, युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन हमने जहां तक सुना है, भारत देश की जब पहली संसद बनी थी तो उसमें 83 ऐसे सांसद थे जो युवा थे, जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम थी। आज अभी जो हमारी 2009 की लोकसभा रही है उसमें मात्र 11 सांसद ऐसे हैं जो युवा कहे जाते हैं, जिनमें से 9 राजनीतिक घरानों से आते हैं। मात्र 2 ऐसे सांसद हैं जो जमीन से उठ करके बने हुए हैं। हमारा आरोप नहीं है, हमारा ये आरोप नहीं है। आप सांसद हैं, हमने आपकी बातें सुनी, बहुत अच्छी लगी। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर युवाओं की भागीदारी बढ़ी है तो देश की सर्वोच्च संसद जहां पे बैठ करके हम युवाओं की बात कर सके, हम वहां तक कैसे पहुंचे, ये हमारा पहला सवाल। साथ ही एक और कि जब युवाओं की बात आती है, सड़क पे युवा लाठी खाता है, युवा के साथ कोई जाति होती है, महिला के लिए महिलाओं का संगठन बना हुआ है, SC ST के लिए SC ST का संगठन बना हुआ है, लेकिन जब भी युवाओं के हक की बात आती है तो कोई भी ऐसा सांसद या कोई भी ऐसा अधिकार, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है जो युवाओं के हित की बात कर सके। दोनों सवालों का हम आपसे जवाब चाहते हैं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? जी, जितेंद्र तिवारी इलाहाबाद से। भाई एक तो तिवारी जी के लिए एक बार दोबारा ताली बजाओ। बहुत शानदार सवाल पूछ रहे हैं, तीखा लेकिन मजेदार। ऐसा तिवारी साहब, जब मैंने भाषण शुरू किया, मैंने पहले निवेदन ये किया था कि मैं खुद चाहता हूं, और ये आंकड़े हर सब जानते हैं कि 52 में क्या था, 2009 में क्या है, लेकिन आज देश में पार्लियामेंट में 42 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हम प्रतिस्पर्धा करते हैं तो दूसरी पार्टी से करते हैं।
मैं इतना अपनी पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ, बाकी पार्टियों का बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष थी जिन्होंने 2003 के अंदर नौजवानों से पूछा पहली बार कि हमारी पार्टी मैनिफेस्टो बना रही है, आपके कुछ सुझाव हैं कि नहीं। तो सिर्फ लोगों को संगठन के नाम पर एक विजिटिंग कार्ड बनाकर दे देना वो आसान है, लेकिन जो नीति निर्माण है, जो कार्यक्रम है, जो योजना है, उसमें नौजवानों की भागीदारी जितनी आज है कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी इतिहास में कभी नहीं रही। और जहाँ तक चुनावों की बात है, मैं देश भर में घूमता हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि जितने पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, कॉर्पोरेटर, मेयर आज नौजवान हैं, इतने हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं थे। जहाँ तक बात MLA बनने की है, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मन है तो मेरी जगह के चुनाव लड़ लो और मैं आपका सपोर्ट कर दूंगा, जीतते हो तो। सर, मेरा सवाल ये है कि जब हम युवाओं की बात करते हैं कि युवाओं की भागीदारी हो, तो फिर अगर जब टिकट की बात हो रही है या फिर इलेक्शन की बात हो रही है, उस वक्त हम लोग देखते हैं कि उस वक्त युवा आगे नहीं रहते हैं। जैसे कि आप बने युवा अध्यक्ष बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने, उस वक्त मैं बिहार से था, बिहार से भी अध्यक्ष अशोक चौधरी बने, नौजवान बने। लेकिन जब बात आती है, राहुल जी ने करप्शन की बात की तो उन्होंने अलायंस की जब बात आई, तो जब पूरा देश ये देख रहा था, पूरा बिहार ये सोच रहा था कि हम अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन ये फैसला कौन करता है? मुझे नहीं लगता कि राहुल जी ने फैसला किया और कल गठबंधन कर दिया गया। जब यहाँ दिल्ली आए तो मालूम चला कि गठबंधन हुआ, तो वैसे सीटें दी गई जिन सीटों को पे हम लोग को लड़ना नहीं है, वैसी सीटें दी गई जिसपे हमारा संगठन कमजोर है। तो ऐसा दबाव वाला गठबंधन होता क्यों है? तो उसके बारे में जहाँ तक बिहार की बात है, राजनीतिक पार्टियां कब क्या अलायंस करती हैं, ये किसी एक व्यक्ति का, एक नेता की सोच नहीं हो सकती। ये पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता हैं, उन सबकी सामूहिक राय लेने के बाद ही पार्टी को निर्णय करती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कौन सी पार्टी आरजेडी को, कौन सी सीट आरजेडी को मिलेगी, कौन सी कांग्रेस को मिलेगी, अब इस पर पूरी तरह सहमति शायद नहीं है। जो भी है, लेकिन संगठन बनाने के लिए, समझौता करने के लिए, अलायंस बनाने के लिए दोनों दल करते हैं। आपका मत कुछ और हो सकता है आपसे ज़्यादा लोग चाहते हो कि अपना समझौता किसी और दल के साथ हो। ये समय की बात है, विवेक की बात है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ पर करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, लेकिन आपको बिहार में पार्टी के लिए काम जरूर करना है। The next question we're taking from Twitter. What are the new policies of UPA government in order to create equality in education system? I think the first thing that we've done is that the economically backward sections of society have been given a percentage of seats in every school, even in private schools. जो केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसके अंदर कुछ प्रतिशत सीटें ब्लॉक की गई हैं आर्थिक आधार से, जो लोग कमजोर हैं। ये बहुत बड़ा कदम है, इसका बहुत विरोध भी हुआ था, लेकिन मैं समझता हूँ अगर बंद क्लास कमरे के अंदर बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, उनके अंदर अमीर गरीब का जो फासला है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया और राइट टू एजुकेशन बहुत बड़ा एक संशोधन संविधान में हुआ है और आज सब लोगों को ये अधिकार है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और जो मापदंड तय किए हैं वो ऐसे हैं जो बड़े पारदर्शी हैं, विच आर वेरी ट्रांसपेरेंट, बट एवरी स्टेट हैज द डिस्क्रेशन टू मेक रूल्स एज दे गो अलोंग इन देयर ओन स्टेट, बिकॉज एजुकेशन लाइक आई सेड इज अ स्टेट सब्जेक्ट फॉर प्राइमरी स्कूल। Okay, sir. The next question is whether the government has any plans in order to establish any sports university in India. I can't comment on the plans because now the election code of conduct is in place, so it will be improper for a minister and the government to give views or make announcements about what we should and we can do. But I can tell you that in the last 5-7 years we have opened enough universities, including ones that have a large portion of sports facilities. So specific university for sports, as a minister I don't want to give a comment. Before you know, the election commission will slap me a notice as to why I'm talking about opening universities moving ahead. Sir, do you have time to take another question? Sorry, Or I can't hear you. shall we conclude, or do you have time for another session or another question, or shall we conclude? We take one last question and then you Okay, can please put up one last question. Mike is up. सर, मैं हर्षद शर्मा, न्यू दिल्ली एनएसवाई प्रेसिडेंट हूँ। सर, हर्षद शर्मा, न्यू दिल्ली एनएसवाई प्रेसिडेंट हूँ। मैं नागदा मध्य प्रदेश से आता हूँ। सर, मेरे मन में हमेशा एक सवाल आपसे, आपका व्यू पूछना चाहता हूँ। सर, बिलो पॉवर्टी लाइन पर आरक्षण होना चाहिए, या अभी आप कह रहे थे कि जैसे नरेंद्र मोदी
गांव में जाते हैं तो वो पिछड़े वर्ग के हो जाते हैं, पर जब वो कॉर्पोरेट सोसाइटी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। तो सर, ये बिलो पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर अभी जयराम रमेश जी ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था। देखिए, जो संविधान भारत का है, इंग्लिश में करूँ हिंदी में करूँ आंसर? सर ऐसी कुछ ओके, सो संविधान में जो मौजूदा स्थिति है उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, पिछड़ापन आर्थिक आधार पर उसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि भारत में जैसा आप जानते हो चकबंदी की सीलिंग है और किसान वर्ग के जो लोग हैं वो इनकम टैक्स देते नहीं हैं, तो सीमा तय करना कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस मुद्दे पर कुछ डिबेट हुई है, कुछ और हो सकती है, लेकिन संविधान में जो आज प्रोविजन है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल के नाम पर है, वो बड़ा क्लियर है और उसमें संशोधन लाने की चर्चा पॉलिटिकल भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मदद सरकार करती है, इस देश का कोई भी नागरिक, आप भी हो चाहे मैं हूं, हम कभी ये इस बात में रुकावट नहीं पैदा करेंगे कि कोई नीडी व्यक्ति हो, जो गरीब हो, असहाय हो, उसकी मदद सरकार करे। दिक्कत तब पैदा होती है जब वो मदद और सहायता अनडिजर्विंग लोगों के पास पहुंचती है, तब मलाल होता है मन में कि भाई उनको मदद मिल रही है, हमको नहीं मिल रही। तो वी मस्ट हैव अ सिस्टम वेयर द रियली नीडी एंड डिजर्विंग पीपल मस्ट गेट द बेनिफिट्स ऑफ एनी गवर्नमेंट हेल्प दैट वी गिव। इफ यू आर एबल टू क्रिएट अ सिस्टम, इसमें बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत ज्यादा इसमें गतिरोध है, विरोध है, पक्ष है, विपक्ष है और बहुत पोलिटिसाइज इसको कर चुके हैं। लेकिन आप सब लोग यंग लोग हो, आप इसमें सोचें कि क्या बायन निकल सकता है, व्हाट कैन बी द बैलेंस्ड मिडिल पार्ट अप्रोच वेयर we give help, subsidy, reservation, support to people who need it the most, and we are able to filter out people who are misusing that. But it must be done in a non-partisan way, in a non-political way. और जिस दिन हमारे देश के अंदर हम लोग वो बैलेंस स्थापित कर सकेंगे, उस दिन मैं समझता हूँ कि 90% हमारी जो दिक्कत परेशानी है उसका निराकरण हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।